नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर से पहले आपने 9th क्लास में ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ रखा है नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में आपने क्या क्या पढ़ा था? नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, है ना, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो वो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स किसी चीज के अंदर आते थे, वो है हमारे रियल नंबर्स। मींस रियल नंबर्स जो होते हैं, रियल नंबर्स, तो इनके अंदर रेशनल भी आएंगे, ठीक है, रेशनल भी आएंगे और इरेशनल भी आएंगे, इरेशनल भी आ जाते हैं। सो रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। पहली चीज तो आप ये समझ लो कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो रेशनल और इरेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो हम इन दोनों को माइंड में लेकर चलेंगे कि पहले रियल और मतलब इरेशनल नंबर जो थे वो क्या थे, ठीक है। अब इरेशनल हम उनको कब कह सकते थे? इरेशनल के अंदर टर्मिनेटिंग कौन से थे, नॉन टर्मिनेटिंग कौन से थे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर उससे भी मिल सकते हैं। मिल सकते हैं क्या? आपको मिलेंगी जरूर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम रियल नंबर्स, हमारे चैप्टर का ही नाम है रियल नंबर्स, ठीक है, तो रियल नंबर्स में यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हम लेके चलेंगे कि रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। जैसा कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दे दी है आपको एक, आप चाहो तो इसको नोट कर लो कहीं पर, कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर्स का, ठीक है। नंबर सिस्टम के अंदर, नंबर सिस्टम के अंदर वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, मैंने पहले भी कहा था, हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आगे इमेजिनरी नंबर्स को भी हम फिर समझना सीखेंगे, बट वो बात की बात है, फिलहाल हम इस पे फोकस कर लेते हैं। अब इन रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये भी हम पहले से जानते हैं, बट फिर भी क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं। तो रियल नंबर्स कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, अगर वो हमें पता होंगी, जिन बच्चों को पता है वेरी गुड, जिनको नहीं पता है वो थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करके देखना, ठीक है। अब देखो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नथिंग बट, इसको मैंने ऐसे लिख दिया a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। क्या है? देखो 2 प्लस 3 कर लो या फिर 3 प्लस 2 कर लो, दोनों का आंसर तो 5 ही आ रहा है ना, दोनों का आंसर क्या आ रहा है? 5। तो यहाँ पर नहीं देखना है कि एक पहले लिखा है तो दूसरे को हम ऐसे नहीं लिख सकते, मतलब दोनों को हम पोजीशन चेंज करके लिख सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड है आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। सपोज हमें 3 नंबर दे दिए जाए तो उन 3 नंबर्स को भी हम लाइकवाइज, मतलब हमारी मर्जी है कि अगर आपको दे दिया जाए 11 प्लस 15 प्लस 12, ठीक है, तो जरूरी थोड़ा ना है कि आप पहले 11 और 15 को ऐड करो फिर 12 को ऐड करो, आपकी मर्जी है। आप पहले 15 को और 12 को ऐड कर लो, उसके बाद में जो भी आपका रिजल्ट मिलेगा 27, उसमें बाद में 11 को ऐड कर लेना, या आपको नहीं करना है, आप 12 और 11 को पहले ऐड कर लो, मींस 12 प्लस 11 कर लो, उसके बाद में जाके 15 को ऐड कर लो। तो ऑप्शन आपके पास 3 है यहाँ पर, ठीक है, मैंने 2 ही लिखे हैं बट आप 3 ऑप्शंस के साथ इसको देख सकते हो। तो क्या मैंने समझाया आपको? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि सपोज मैंने लिखा 11 प्लस 15 प्लस 12, सो यू कैन राइट इट एज 11 प्लस 12, इसको पहले ऐड कर लो, प्लस 15 कर लो, या फिर 11 प्लस 15 कर लो, बाद में ऐड कर दो 12 को। तो ये 3 तरीके से हुआ ना, इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो, ठीक। तो ये है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये वाली प्रॉपर्टी को भी हमें दिमाग में रख के चलना है कि हाँ हम इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने आई थिंक 7th क्लास में फर्स्ट टाइम सुनी होगी, 7th या 6th में, है ना। बहुत अच्छे से आपको 7th में समझाई जाती है, जहाँ पे आप रेशनल नंबर्स को लेकर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन सॉल्व करते हो। याद है ना एक्सरसाइज 1, जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं और बच्चों को समझ नहीं आता है वहां पे, तो वो बस रट लेते हैं इसको। क्या है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? कि अगर कोई नंबर है a और ब्रैकेट में कोई 2 नंबर और दिए हैं b प्लस c, तो इसका आंसर क्या होगा? इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों कि देखो इसका आंसर ऐसे भी आ जाता, a b प्लस c है, तो हम चाहते तो पहले b प्लस c को ऐड कर देते, बाद में a से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। और या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले इस a को लेके जाओ b के पास, हो गया ab, प्लस फिर इस a को लेके जाओ c के पास, हो गया ac। ये आंसर और यहाँ वाला आंसर की ये जो हमने लिखा है a b प्लस c, ये दोनों सेम है, ठीक है। कैसे सेम है? देखो नंबर से समझते हैं इसको। सपोज मैं लिख दूं 2, ब्रैकेट में लिख देती हूँ 11 प्लस 9, ठीक है, छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा?
2 इंटू ये हो गया 20, तो मतलब 40 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को मैं ऐसे भी कर सकती हूँ ना, 2 इंटू 11 प्लस 2 इंटू 9। क्या किया मैंने, 2 इंटू 11 कर दिया, यहाँ लिख दिया, 2 इंटू 9 कर दिया, यहाँ लिख दिया। अब इनको ऐड कर लो तो ये कितना मिलेगा, 22 और 9 2 जा 18, तब भी तो आंसर आपका 40 ही आ रहा है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पर ये भी लेके चलेंगे। ये सारी पुरानी चीजें हैं, कुछ नया नहीं है, ये सब कुछ पुराना ही है, इसमें कुछ नई चीज मैंने ऐड नहीं की। आजकल एक्चुअली पूरा रिवीजन पे है, रिवीजन पे भी है, प्लस कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने पहले करी है लेकिन उन पे ध्यान नहीं दिया। करते गए बस टीचर ने बताया करते जाओ। ठीक है, मेनली डिवीजन में ऐसी ऐसी चीजें आज आपको पता चलेंगी ना, अरे ये होता था, हमें तो पता ही नहीं था, ऐसा भी तो ऐसे भी देख सकते थे इस चीज को, हमें तो पता ही नहीं था। तभी तो देखते जाओ, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, फिर आता है आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, इसमें दो चीजें आ जाती हैं। देखो, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको कहीं ना कहीं आपने ऐसे भी पढ़ा होगा, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा है, जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, अगर a प्लस 0 करोगे तो भाई a ही मिलेगा ना, a इंटू 1 करोगे, 1 इंटू a करोगे तो भी क्या मिलेगा, a मिलेगा। ठीक, मतलब एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई सपोज 1, द आंसर विल बी नंबर इटसेल्फ। पढ़ा है ना बचपन में, जब मल्टीप्लाई सिखाया जाता है तो मैडम क्या सिखाती हैं, इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 1 वी विल गेट द नंबर इटसेल्फ। हम किसी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें वो नंबर ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। सो दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इफ यू विल मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 0 then you will not get the same number, then you will get 0। ठीक है, that is not the multiplicative identity। ठीक है, और additive identity क्या है, if you add any number to 0 then that it means you will also get 2। ठीक है, same number means if 0 is added to any number the answer is number itself, and a number is multiplied by 1 then again the answer is number itself। तो ये भी हमें ध्यान में रखना, अगर नहीं पता था तो पता चल गया है, वेरी गुड। अब देखते हैं हमारा आज का मेन क्लास क्या है। अब ये चीज ना मैं थोड़ा सा इसको रख देती हूँ, पहले आपको समझा देती हूँ। इसको मत देखना, इसको समझो मत अभी। ठीक है, इसको मत समझो, एक चीज समझो। हम डिवाइड करते हैं, देखो मैं ले लेती हूँ 27। मैंने कहा 27 को डिवाइड करो 5 से। ठीक है, तो डिवीजन का रूल क्या है, डिवीजन का रूल है कि हम कुछ ऐसा टेबल पढ़ेंगे जो कि 27 से छोटा या उसके बराबर हो। अब सिंस 5 है तो 5 के टेबल में 27 तो आने से रहा, तो हम क्या लिखेंगे, 5 5 जा 25। ठीक है, अब रिमाइंडर क्या बच गया हमारा 2। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि क्या मैं इसको और डिवाइड कर सकती हूँ, क्या मैं इसको और डिवाइड कर सकती हूँ। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे हाँ क्यों नहीं कर सकते, पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो और डिवाइड कर दो। नहीं, हमें यहाँ पे ये नहीं करना है। हम रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स की बात कर रहे हैं, रेशनल नंबर्स की, डेसिमल्स की बात नहीं कर रहे। ठीक है, डेसिमल्स की बात नहीं कर रहे हैं तो हम 0 को पुट नहीं करेंगे। मींस यहाँ पर ये जो 27 था, ये 27 फुल डिवाइड नहीं हुआ, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया, 2 बच गया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से समझ में क्या आया, इसी चीज को हम जब छोटे क्लास में थे, देखो समझते जाना, बिल्कुल आपको ये जो भारी भरकम सी डेफिनेशन मैं हमेशा से कहती हूँ, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, 0 कुछ भी नहीं है। इसको बस किसी एक ने क्या, एक्लिड्स जो हमारे मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या करा, इस चीज की छोटी छोटी, इसी डिवाइड की छोटी छोटी बारीकियों को एक डिफाइंड वैल्यू में हमें दे दिया, बता दिया कि ये चीजें होती हैं, ये कंडीशंस होती हैं, और बस हमारा दिमाग चक्कर खाने लगा, अरे ये क्या था, कुछ नहीं है ये, देखो समझो यहाँ पे इस चीज को हम क्या लिखते हैं। मैंने पहले भी 9th क्लास के में समझाया था आपको कि हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डिविडेंड होता है, ठीक है, डिविडेंड यह ऐसे लिखते हैं ना, इसको डिविडेंड को अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब जिस चीज से हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर जब डिविडेंड को डिवाइड करता है कुछ टाइम्स तो हमको यहाँ पे मिलता है क्वोशिएंट। ठीक है, और कभी कभी डिवाइड हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है। जो रिमेनिंग है वो है हमारा रिमाइंडर, जो बच गया रिमेनिंग वो रिमाइंडर हो गया। यही तो पढ़ा था हमने बचपन में, पढ़ा था इसी चीज को। इसी चीज को हम एक इक्वेशन में लिखना चाहे तो कैसे लिखते हैं, इसी चीज को इक्वेशन में लिखना चाहे तो हम लिखते हैं डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर
डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बच्चों ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? कि जो हमारा डिविडेंड होता है वो क्या होता है? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है। अच्छा यहाँ पे कंडीशन क्या क्या थी? यहाँ पे कंडीशन देखो, इस चीज पे फोकस करो, इस चीज पे फोकस करो। ये जो 5 है, ये जो 5 है ये आपका क्या है? डिवीजर है। ठीक है, डिवीजर है। ये 27 क्या है? आपका डिविडेंड। और ये क्या है? आपका क्वोशिएंट। और ये जो 2 बचा, ये क्या बचा? रिमाइंडर। यही है ना रिमाइंडर। ठीक, इसको भी तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना। इसको कैसे लिख सकती हूँ? 27 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस 2। लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ? इस चीज को ऐसे लिख सकती हूँ ना? हाँ भाई लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो बच्चों अब यहाँ पे समझो, ये क्या कुछ नया है क्या? कुछ तो नया नहीं है। ये इक्वेशन भी आपने कई बार पढ़ी होगी, ये इक्वेशन भी आपने कई बार पढ़ी होगी। हाँ, हमने जब डिवाइड किया ये में हम मान सकते हैं कि ये आपने फॉर्म नहीं लिखी होगी, अभी तक आपने इस फॉर्म को यूज नहीं करा होगा। छोटी क्लास में बच्चों को आंसर चेक करने के लिए मैडम बोल देती कि बच्चों चेक करके दिखाओ। ठीक है, वहां पर करा होगा, बस उसको हम भूल जाते हैं, उतना ध्यान नहीं देता यहाँ पे। तो ये वाली चीज है। इसी चीज को जो हमारे इक्लिट साहब थे उन्होंने क्या किया, इसी चीज में कुछ छोटी छोटी चीजें थी जो हमको बताई, जो हम बचपन में नहीं सोचते थे, जिनको हम समझते नहीं थे। वो क्या चीजें थी? देखो, पहली चीज तो ये है, ये जो आपका रिमाइंडर है, ये जो आपका रिमाइंडर है, ये 2 या जो भी यहाँ पे है 2, ये 2 रिमाइंडर क्या कभी इस डिवीजर के बराबर हो सकता है? हो सकता है। अगर ये 2 डिवीजर के बराबर हो जाए, मतलब यहाँ पे 2 की जगह 2 ना होके 5 होता, तो भाई हम डिवाइड नहीं कर देते इसको। 5 1 जा 5 1 टाइम्स चला जाता। बात आ रही समझ में? तो जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर कभी भी डिवीजर के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, रिमाइंडर कभी भी डिवीजर के बराबर नहीं हो सकता। यानी कि अब देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो हमारा रिमाइंडर है, इसको स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं, रिमाइंडर वो हमारे डिवीजर से, ठीक है, हमेशा कैसा होगा? छोटा होगा। हमारे डिवीजर से कैसा होगा? छोटा होगा। ठीक, ये बात तय हो गई। हाँ, लेकिन ये जो रिमाइंडर है 0 से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देखो अभी मैं इसको पूरा क्लीन कर देती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। देखो इसको हटा देते हैं पूरा, फिर समझो आप। यहाँ पे धीरे से समझना इस चीज को, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। जब आप ये सारी चीजें समझ जाओगे तभी आपको क्वेश्चंस करने में भी मजा आएगा और तब आप इसके एक्सप्लेनेशन भी समझ पाओगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले लो। सपोज मैं लिखती यहाँ पे 30, ठीक है, 30 लिखती और 30 को 5 से डिवाइड करती, तो 5 6 जा 30, ठीक, 0 आया ना रिमाइंडर 0। तो मैंने अभी आपको कहा था कि जो आपका रिमाइंडर है, ठीक है, समझते जाना इस चीज को, जो आपका रिमाइंडर है वो 0 से बड़ा हो सकता है। जैसा अभी पीछे बचा था, 2 बचा था ना, देखो 2 बचा था, 0 से बड़ा था, या 0 के बराबर भी हो सकता है। ठीक, तो ये साइन जो है, ये साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू का। 0 से जो हमारा रिमाइंडर है वो बराबर हो सकता है। नीचे वाला देखोगे, देखो इसको फोकस करोगे तो बराबर का साइन दिख रहा है, इक्वल टू का साइन दिख रहा है, और सिर्फ ऊपर वाले को फोकस करोगे तो ये आपको ग्रेटर देन दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये 2 साइन को बताता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। तो रिमाइंडर आपका 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन ये रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होगा। डिवीजर से कैसा होगा? छोटा। कि अगर बराबर हो जाएगा तो हम डिवाइड नहीं कर लेंगे उसको, फिर हमारे पास जरूरत ही क्या रहेगी इसकी, है ना? कर लेंगे ना। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, यानी कि रिमाइंडर जो है वो हमेशा डिवीजर से छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक, चलो, तो इतनी बात हमारे समझ में आ गई। अब थोड़ा सा यहाँ पे भी ध्यान दे लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दे लेते हैं किस पे? ये हमारा क्या है? ये है हमारा क्वोशिएंट।
ठीक है, ये हमारा क्वोशिएंट है और ये है हमारा डिवीजन, ये हमारा डिवीजन। ठीक, तो रिमाइंडर की तो बात खत्म हो गई, इसकी तो बात हमने पता कर ली। अब थोड़ा सा क्वोशिएंट पे ध्यान दे लो। ये क्वोशिएंट जो है, ये क्वोशिएंट क्या कभी भी हमारे डिविडेंड के बराबर हो सकता है? डिविडेंड के बराबर बताओ, क्या क्वोशिएंट कभी भी डिविडेंड के बराबर हो सकता है? हो सकता है, लेकिन वहां पर एक्सेप्शन है। एक ही केस में हो सकता है। कब, कहां पे हो सकता है? देखो, निग्लिजिबल 1% चांस है। कब? जब मैं इस 30 को बेटा 1 से डिवाइड कर रही होती तब, है ना। जब इस 30 को मैं 1 से डिवाइड कर रही होती तो मुझे यहाँ 30 मिलता ना, 130 जा 30, तभी तो मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पे अगर मैं 2 भी कर दूंगी, एक ही नंबर बढ़ा दूंगी, तो ये नहीं मिलेगा मुझे। फिर क्या मिलेगा यहाँ पे? अगर मैं 2 लिख दूंगी, यहाँ पे 30 लिख दूंगी, तो कितना मिलेगा मुझे? 15 मिलेगा आंसर। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैंने यहाँ डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वोशिएंट है ऑलमोस्ट 99% कैसा रहता है? छोटा। 1% चांस है, वो भी 1 के लिए, कि जब हमारा डिवीजर ही 1 हो गया, जब हमारा डिवीजर ही 1 हो जाए, तब हमें डिविडेंड और क्वोशिएंट कैसे मिलेंगे? बराबर मिलेंगे। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन फिलहाल तो आपको मिलेगी नहीं, बट फिर भी बताई क्यों मैंने? क्योंकि आपके दिमाग में रह जाए। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना कि जो क्वोशिएंट है ना, ये क्वोशिएंट ये डिविडेंड के बराबर तब होगा जब हमारा डिवीजर 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा, तो यही दो चीजें थी जिनको बहुत डीप, इन बहुत छोटी छोटी, ये दो छोटी कह लो बड़ी कह लो या जो बातें थी, इनको हम पहले ध्यान से नहीं समझते थे ना, हमें जरूरत भी नहीं थी। डिवाइड करना था, टीचर ने बोला डिवाइड कर दो, कर दिया, लो मैडम हो गया काम खत्म। बट अब हमें इन पे ध्यान देना है, क्योंकि ये जो पढ़ने वाले हैं ना हम आगे, इसी चीज को, ये जो फॉर्म है इसको पढ़ने वाले हैं लेमा और एल्गोरिदम से। ठीक है, अब लेमा क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होती है, अभी मैं आपको समझा दूंगी, बट थोड़ा सा यहाँ पर एक पॉइंट है उसको आप समझ लो। तो हमने ये पढ़ा, अभी हमने क्या पढ़ा, हम एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने पढ़ा कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू, क्या हमने लिखा था? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, प्लस रिमाइंडर, ये लिखा था। तो अगर मैं कहूं कि A इज डिविडेंड, ठीक है, B इज डिवाइजर, Q इज क्वोशिएंट एंड R इज रिमाइंडर, तो ये इक्वेशन कैसी बदल जाएगी? देखो, पुट करते जाओ सारी की सारी वैल्यूज, इक्वेशन आपकी अपने आप बन जाएगी, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो, अगर मेरा A डिविडेंड है तो यहाँ लिख दूंगी A, ठीक है, इक्वल्स टू B मेरा डिवीजर है तो मैंने लिख दिया B, Q मेरा क्वोशिएंट है तो मैंने लिख दिया Q, प्लस R इज द रिमाइंडर, लिख दिया R। भाई यही है आपका डिवीजन लेमा, एक्लेट्स डिवीजन लेमा। हाँ, उस कंडीशन को नहीं भूल जाना। वो कंडीशन क्या है जो हमने अभी R के लिए पढ़ा था कि R हमारा डिवीजर से छोटा होगा, तो डिवीजर हमारा क्या है? B, तो B से छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा या बराबर होगा, तो वो भी यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, यही है आपका एक्लेट्स डिवीजन लेमा, इसी को कहते हैं एक्लेट्स डिवीजन लेमा। अब लेमा क्या होता है? लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। ठीक है, एक ऐसा प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट, अभी ये प्रूव ही किया हुआ है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस चीज को, लेकिन इसको हम यूज कर रहे हैं किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, उसको हम लेमा कह देते हैं। ठीक है, अब लेमा के बारे में कोई डेफिनेशन तो आपसे पूछता नहीं है, बट हाँ इतना समझ लो कि एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसकी मदद से हम कोई दूसरा स्टेटमेंट प्रूव करने जा रहे हैं, तो उसको हम लेमा कह देंगे। ठीक, सो दैट इज डन। सो हियर इज योर एक्लेट्स डिवीजन लेमा। अब इसको एक बार आप पढ़ लो, ये समझा दिया है मैंने, अब आपको समझ आ जाएगा। फॉर एनी गिवन पॉजिटिव इंटीजर A एंड B, अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो A एंड B, तो A को हमने माना है डिविडेंड एंड B को बोला है डिवाइजर। इन दैट केस हमें दो और नए नंबर्स मिल जाएंगे Q एंड R, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। सो व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन दीज फोर? A is equals to BQ plus R। इन चारों के बीच में रिलेशन क्या बन जाएगा? A is equals to BQ plus R का बन जाएगा। एंड द कंडीशन इज कि R जो है वो 0 से बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, बट डिवीजर से छोटा ही रहेगा, बराबर नहीं होगा।
तो अगर मैं आपको डिवीजर बता दूं तो आप आर की पॉसिबल कंडीशंस बता सकते हो ना कि आर क्या क्या हो सकता है पॉसिबली। अगर मैं आपको कहूं कि कोई डिवीजर 5 है, रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? रिमाइंडर हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? रिमाइंडर 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, सो हम 0 को भी ले लेंगे। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, बट 5 नहीं हो सकता क्योंकि 5 तो डिवीजर, आर हमेशा कैसा होगा? डिवीजर से छोटा। सो ये आर की 4 पॉसिबल कंडीशंस बनेगी। ठीक है, इन 4 पॉसिबल कंडीशंस को मैंने क्यों छेड़ा यहाँ पे, क्यों पूछा आपसे, या क्यों इसका जिक्र यहाँ पे किया, ये अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सो आई होप कि आपको अब डिवीजन लेमा समझ में आ गया होगा। कुछ नया था यहाँ पे? कुछ भी नया नहीं था, वही पुरानी चीजें थी, बट अब हमारा देखने का नजरिया बदल गया। ठीक है, सोच वही दुनिया ने। तो अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। ये जो डिवीजन लेमा हमने पढ़ा, इस डिवीजन लेमा का यूज कहाँ होता है? देखो, जब हम छोटे क्लास में थे तो हम क्या कर रहे थे कि अगर हमसे कोई कहे एचसीएफ बताओ, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि नहीं 2 नंबर का 3 नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ, तो हम क्या करते थे? हम उसके प्राइम फैक्टर्स निकालते थे। ठीक है, फिर उनमें से कॉमन, तीनों में से कॉमन निकालते थे। सपोज मैंने आपको कहा 12 है, ठीक है, 16 है, इनका कॉमन नंबर बताओ हाईएस्ट कॉमन, तो आप लिखोगे 12 इज इक्वल्स टू कितना? 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर आप लिखोगे 16 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर इसका निकालोगे एचसीएफ। सो एचसीएफ क्या आ जाएगा? 2 एंड 2 कॉमन है तो 4 एचसीएफ आ जाएगा। ऐसे ही तो निकालते थे ना, बट अब हम ऐसे नहीं करेंगे। हम एक्लिप्स डिवीजन लेमा से, जो हमने लेमा पढ़ा है, उससे हम एल्गोरिदम ड्रॉ करेंगे डिवाइड की, और वहां से हम प्रूव करते जाएंगे। अब एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बाय विच वी आर गोइंग टू डू सम प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब बेसिकली यही होता है ना कि हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से ही किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो दैट इज नोन एज एल्गोरिदम, स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। ठीक है, किसी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप जब हम सॉल्व करने लगते हैं तो एल्गोरिदम कहते हैं। अब इस एल्गोरिदम को हम किसकी मदद से सॉल्व कर रहे हैं? एक्लिप्स डिवीजन लेमा की मदद से। तो उस एल्गोरिदम को कह देते हैं एक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, लेमा की मदद से एल्गोरिदम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? देखो, यहाँ पे कहा है बाय यूजिंग एक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम यूज करके फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 650 एंड 1170। एल्गोरिदम को यूज करो और बताओ कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा जो इन दोनों को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम अपना वही डिवीजन लेमा यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखो 2 चीजें हैं, बड़े आराम से फोकस करके समझना, जिंदगी में नहीं भूलोगे। इधर तो हम लिखेंगे एल्गोरिदम और यहाँ पर करेंगे डिवाइड। कैसे करेंगे? देखो, 650 और 1170 में बड़ा कौन है? 1170 इज ग्रेटर देन 650। ठीक है, 2 नंबर की बात है। 1170 इज ग्रेटर देन 650, तो हम डिविडेंड तो बड़े को ही बना सकते हैं ना। मतलब इसको हम बना लेते हैं a और इसको बना लेते हैं b। मतलब ये हमारा हो गया डिविडेंड और ये 650 हो गया हमारा डिवाइजर। ठीक, डन। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, मतलब 1170 और डिवाइड किससे करेंगे? 650 से करेंगे। ठीक है, समझते जाना यहाँ पे। सो 1 टाइम ही जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा तो कितने बार यहाँ पे क्या लिखेंगे? 650। ठीक है, सो यहाँ पे रह जाएगा 0, 2 एंड 5। तो देखो रिमाइंडर हमारा बच गया। ये हमारा एक तरीके से हम कहें तो ये हमारा एल्गोरिथम का पहला स्टेप है। इसको मैं यहाँ पे फर्स्ट लिख देती हूँ, ये फर्स्ट स्टेप है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? यहाँ पर लिखेंगे 1170 इज इक्वल्स टू, हमें क्या मिला? हमारी फॉर्म क्या थी? देखो, फॉर्म थी a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यही तो थी फॉर्म, है ना? तो बी क्यू यानी कि 650 इंटू क्यू क्या है? 1। ठीक है, और प्लस आर, आर कितना बचा? 520 लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखो इसी में ये 520 को यही रहने दो, इस 520 को यही रहने दो और यहाँ पर इस तरीके से एक ब्लॉक बना देंगे। अब ये जो 650 है हम इसको डिविडेंड बना लेते हैं। ठीक है, इस 650 को डिविडेंड बना लिया। ये मैं आपको एचसीएफ फाइंड करने का तरीका बता रही हूँ बाय डिवीजन मेथड। तो अब देखो फिर से कितने बार जाएगा? 1 टाइम्स ही जाएगा, 520। ठीक है, 520 तो 0, 3 और 1। तो अब हमारा फिर से एक सेकेंड स्टेप ये हमको मिल गया, तो इसको हम सेकेंड स्टेप बोल देते हैं। ये हमारा सेकेंड एल्गोरिथम का सेकेंड स्टेप। तो
तो इसको भी हम पहले बना लेते हैं। तो अब हमारा डिविडेंड क्या है 650, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 650 इज इक्वल्स टू, अब हमें क्या मिला 520, ठीक है, इंटू 1 प्लस 130। तो इधर क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, एल्गोरिदम तैयार हो रही है, इधर इसका प्रोसीजर है, ठीक है, ये है प्रोसीजर और ये क्या चल रही है, एल्गोरिदम चल रही है। तो इसको ध्यान में रखना है, ये लिखना भी जरूरी है, एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। अब फिर से देखो, ये हम फिर से क्या करेंगे, अब हम इस जो हमारा पहले डिवीजर था उसको हम यहाँ पे बना लेंगे 520, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, कितने बार चला जाएगा 4 टाइम्स, तो यहाँ पे मिल जाएगा 520, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा 0 0 0, अब कुछ नहीं बचा, सो रिमाइंडर आ गया 0। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप बना, थर्ड स्टेप, वो क्या बना, थर्ड स्टेप बना 520 इज इक्वल्स टू 130 इंटू 4 प्लस 0, ठीक है। यानी कि 130 वो नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, इससे बड़ा कोई नहीं है, इसके ऊपर भी कोई नहीं। आप देख रहे हो ये 520, ये 650, ये नहीं, ठीक है, ये तो इनके दूसरे फॉर्म में। फुल डिवाइड कहाँ पे हुआ, यहाँ पर, जहां पर आपको रिमाइंडर 0 आ गया, जहां पर रिमाइंडर क्या आ गया 0, ठीक है। तो उस डिवीजर को, ये डिवीजर जो आपका समय पे है, वही आपका क्या बन जाता है, आंसर। सो हम लिखेंगे एट b इज इक्वल्स टू 130, रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0, ठीक है। सो HCF कितना हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया 130 हो गया, ठीक है। अब आप इसको क्या करो, चेक करके निकाल सकते हो, चेक करके देख भी सकते हो, इन दोनों का फैक्टराइज करके देखना, वहां से भी आंसर कितना आएगा 130 ही आएगा। तो ये करना है। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर जो मैं आपको बताना भूल गई, वो चीज क्या है, यही चीज को हम कहीं और भी पढ़ते थे। कहाँ पढ़ते थे, देखो अभी मैं कहाँ बताऊं, यहाँ बता देती हूँ। हम मिक्स फ्रैक्शन लिखते हैं ना, मिक्स फ्रैक्शन लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 5 होल नंबर 1/2 लिखा, तो ये मिक्स फ्रैक्शन भी क्या है, ये यही है, ये मिक्स फ्रैक्शन भी यही है, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, 5 होल नंबर 1/2, मतलब ये 5 तो होल मिला था ना, मतलब इसको अगर मैं, चलो फ्रैक्शन बदलती हूँ, 5 2 10 प्लस 1 11/2। तो इसका मतलब क्या है 11/2 का, कि 11 को हमने जब डिवाइड किया 2 से, तो 5 टाइम्स तो ये गया, लेकिन 1 क्या बच गया, रिमाइंडर। यही तो बात हुई, यानी जो ऊपर नंबर लिखा होता है वो शेष होता है, रिमेनिंग होता है। अब इस चीज को भी हम यहीं से लिख सकते थे ना, यहाँ से बना सकते थे। हम क्या लिख सकते थे, 11 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 प्लस 1 लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे, बताओ। तो ये वाली चीज भी तो वही हुई ना। सो दैट इज रेशनल। कहा था ना मैंने, रेशनल और इरेशनल सारी की सारी चीजें जो है वो रियल नंबर्स में आ जाती हैं। बट यहाँ पे हम बात सिर्फ किसकी कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स की। फिलहाल हम बात नेगेटिव इंटीजर्स की नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को माइंड में रख के चल रहे हैं। So, what is the use of division lemma? What is the use? We are finding HCF, highest common factor of 2 or more than 2. हम 3 नंबर्स का भी निकाल सकते हैं, बट वो कैसे निकालेंगे ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सो आई होप समझ में आया होगा स्टेप बाय स्टेप। पहले हमने क्या किया, दोनों नंबर को कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद जो बड़ा था उसको हमने डिविडेंड बना लिया, छोटे वाले को डिवीजर बना लिया, एंड देन फर्स्ट स्टेप जो हमने किया उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया सेम लेमा से। अब देखो ये लेमा है ना, इसकी मदद से हमने यहाँ पे स्टेटमेंट बना लिया। सेकेंड स्टेप जो किया उसको भी हमने बना दिया, थर्ड स्टेप जो किया उसको भी बना दिया, और सो ऑन तब तक करते जाएंगे जब तक हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। और जिस डिवीजर पे आपको रिमाइंडर 0 मिला वही आपका क्या बन जाएगा, कॉमन फैक्टर, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो सिंपल है इसको पता करना। डिवाइड तो हम बचपन से ही कर रहे थे। अभी देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो फटाफट से आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके 876 और 255 का क्या पता करना है हमको, HCF पता करना है। चलो इसको जल्दी जल्दी कर डालते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे इसमें, फटाफट से। इधर में हम लिखेंगे एल्गोरिथम, यहाँ पर लिखेंगे A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। आप चाहो तो पॉज करके मेरे साथ साथ कर सकते हो, बाद में चेक कर सकते हो। अब इसमें से बड़ा कौन है, 876, तो इसको हम बना लेंगे A। छोटा है 255, तो इसको बना लेंगे B। सॉरी, तो 876 यहाँ
यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे 255, 255। ठीक है, लिख लिया हमने। कितने में आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली? 3 टाइम्स, 4 टाइम्स तो जल्दी ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो हम दे देते हैं 3 टाइम्स करके देखते हैं। सो 3 5 जा 15, 5 कैरी 1, 3 5 जा 51, 16, 3 2 जा 6 1 7। ओके डन। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1 1 एंड 1। क्या नंबर बचा है? ठीक है, 1 1 1। तो पहला स्टेप हमारा ये बना, इसको फटाफट से लिख देते हैं। ठीक है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, इसको डाल देते हैं फर्स्ट स्टेप। बच्चों साथ साथ लिखोगे तो गलती नहीं होगी, कई बार हमारे स्टेप्स मिस हो जाते हैं। सो फर्स्ट स्टेप हमारा बना 876 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 111। ठीक है, अब हम फिर से क्या करेंगे? आगे डिवाइड करेंगे, आगे चलेंगे। सो इस 1 1 1 को रहने देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 255। तो ये कितने में आ जाएगा? 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 2 टाइम्स दे देते हैं। सो हमें मिल जाएगा 2 2 2। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 3 एंड 3। तो इसके लिए भी फटाफट से लिख देते हैं। ठीक है, इसके लिए भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 255 इज इक्वल्स टू, अब कितना बचेगा? 1 1 1 हमारा डिवीजर है, 2 टाइम्स गया है, रिमाइंडर कितना बचा? 33 बचा। ठीक, अब फिर से हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 1 1। ठीक है, अब ये ना डिवाइड देखो तिरछा भागता है, तो आपको ना जगह लेके चलना है। ऐसे नहीं कोने में लिखोगे तो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो मेरा वहां चला गया, बिल्कुल जा रहा है बिल्कुल अंदर। अब कितने में चला जाएगा ये? 9। 3 टाइम्स दे दें, 4 टाइम्स से ज्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स दे देते हैं। तो 9 एंड 9 99। सो कितने में जाएगा? 11 माइनस 9 2, 10 माइनस 9 1 12। ओके, सो अगेन देखो इसके लिए भी स्टेप बन गया। अब कहाँ फिनिश होगा समझ ही नहीं आ रहा है, तो खिंचता चला जा रहा है। तो यहाँ पर हम फिर से लिख लेते हैं 1 1 1 इज इक्वल्स टू, हमें मिल गया 33 इंटू 3 प्लस 12। ठीक है, अब फिर से हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे 33। ठीक है, अब कितने बार चला जाएगा? 3 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 2 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, 24। तो कितना बच जाएगा? 13 माइनस 4 9। ठीक, तो फिर से इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो अब हमारे पास क्या रह गया यहाँ पे? 33। ओके, सो 33 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 2 प्लस 9। ओह माय गॉड, क्या हो रहा है? ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। खत्म हो जाओ भाई, कहाँ खत्म हो जाओगे? चलो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ थोड़ा सा। जो बचा है 9 बचा है हमारा रिमाइंडर, तो 9 को हम अभी डिवीजर बना लेंगे और 12 को बना लेंगे अपना डिविडेंड। सो कितने बच जाएगा? 9 बन जा 9, खत्म हो जाओ प्लीज। 3। ठीक है, 3 बचेगा। तो इसके लिए भी लिख लेते हैं फटाफट से। लिख लो भाई, लिखो लिखो लिखो। सो 12 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 1 प्लस 3। हाँ, फाइनली डन, अब हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे 9 लिखेंगे तो 3 3 जा 9। डन, आंसर रिमाइंडर इज 0। तो अब हमारा फाइनल स्टेप हमको मिल गया। फाइनल स्टेप क्या मिला? 9 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 प्लस 0। तो कहाँ पर हमारा 0 हुआ? रिमाइंडर इस 3 पर 0 हुआ, यहाँ पर इस 3 पर। सो HCF इज 3। फाइनल आप स्टेटमेंट लिखोगे एट 3 आवर वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज 0, सो फाइनल आंसर इज एट 3। सो फाइनल HCF इज 3। तो देखा आपने, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो नहीं कहेंगे, बट हाँ तो आराम से पैशन से करना है, धीरे धीरे करना है, थोड़ा सा शांति रख के करना है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, करने में बड़ा मजा आता है, मुझे तो बहुत मजा आता है इसको करने में। डिवाइड करते जाओ, लिखते जाओ, करते जाओ, लिखते जाओ। बट हाँ, पैनिक नहीं होना है कि जैसे यहाँ पर देखो इतने सारे स्टेप के बाद लास्ट में आंसर इन दोनों का कितना आया? 3। अब आप चेक भी कर सकते हो, फैक्टराइज करके देख लो, वहां से भी आंसर आपका 3 ही आएगा। अगर आता है तो डन, अगर नहीं आता है तो आप इसको क्रॉस चेक कर लो, देखो फिर से आपने डिवाइड में कहीं गलती की हो। आप लोग अभी 10th में आ गए हो, डिवाइड तो सबको आता था। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब देखते हैं कि हम अगर 3 क्वेश्चन हमें मिल जाए, मतलब 3 नंबर्स, और उनका हमें HCF फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, आज के इस क्लास में सिर्फ मैं आपको डिवीजन से HCF ही निकालना सिखाऊंगी, इसके अलावा हम किसी दूसरे क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे। ये चैप्टर ऐसा है, इतने सारे वेरिएशंस मिलेंगे आपको यहाँ पर, बहुत वेरिएशंस मिलेंगे। क्वेश्चंस के वेरिएशन दिमाग आपका जूम कर देगा। ठीक है, लेकिन एक एक चीज को समझते जाओगे ना तो हर क्वेश्चन समझ में आएगा।
नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी जो 3 नंबर तक में आपको मिल जाते हैं बोर्ड में या फिर जैसे भी आपसे पूछे जाए, तो वो वाले क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। फिलहाल छोटे छोटे क्वेश्चंस की बात करें जो आपको ए बी सेक्शन में मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, सॉरी 3 नंबर है। अब इन 3 नंबर में आप क्या करोगे, तीनों को एक साथ तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो पहले आप क्या करो, टॉप मोस्ट जो सबसे 2 बड़े नंबर है, जैसे कि यहाँ पे देखो 4, 500, 600 के टर्म्स में, तो पहले हम क्या करते हैं, इन 2 को चूज कर लेते हैं, इन दोनों बड़े बड़ों को, और इन दोनों का HCF निकाल लेते हैं। अब इनमें बड़ा कौन है, ये बड़ा है, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिर्फ इन दोनों की बात करें, ये ध्यान रखना है, इन दोनों के, इसको मैंने छोड़ दिया, ठीक है, इसको साइड में रखते हैं। सो इन दोनों की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी थोड़ा सा इधर लिखती हूँ, 693 है और डिवीजन हमने किसको बना लिया, 576 को बना लिया, ठीक है। करो डिवाइड, 1 टाइम्स ही जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा 576, ठीक है। कितना मिलेगा, 13 माइनस 6 7, 8 माइनस 7 1 एंड 1। तो अभी इसका फटाफट से लिख देते हैं यहाँ पे, 693 इज इक्वल्स टू 576 इंटू 1 प्लस 117, ठीक, ये मिल गया हमें। अब थोड़ा सा इसको इधर लिख देते हैं, नहीं तो सारा मिक्सअप हो जाएगा, समझ में आया, ठीक। यहाँ पे लिखते हैं 693 इज इक्वल्स टू 576 इंटू 1 प्लस 117, ठीक है, लिख दिया हमने। अब फटाफट से इसको बना लेते हैं डिवीजर, और 576 को यहाँ पे लिख लेते हैं, तो लगभग कितने बार चला जाएगा, 5 टाइम्स चला जाएगा, 5 1 जब 5, 5 1 जब 5, ओके 5 टाइम्स जाएगा, सो 5 से दे देते हैं, सो 5 7 या 35, 3, 5 1 5 3 8, नो गड़बड़ हो जाएगा, 4 से दो, 4 से दे दो, ठीक है, 6 था यहाँ पे, 7, 4 7 जा 28, 2, 4 1 जा 4 2 6 एंड 4 1 जा 4, ठीक। तो कितने बार गया, 6 माइनस 8, 16 माइनस 8, तो 8 बचेगा, 6 0 1 108। तो फटाफट इसके लिए भी लिख दो, इसके लिए आपका क्या बन जाएगा, 576 इज इक्वल्स टू 117 इंटू 4 प्लस 108। देखो मैं यहाँ पे साथ साथ क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि फिर स्टेप मिस हो जाते हैं। अब इस 108 को बना लो डिवीजर, ठीक है, इस 108 को बना लो डिवीजर, यहाँ पे बचा 117, ठीक। अब 117 1 टाइम्स ही जाएगा, तो दे देते हैं 108, कितना बच जाएगा, 9। तो इसके लिए भी लिख दो फटाफट से, 117 इज इक्वल्स टू 108 इंटू 1 प्लस 9, ठीक है बच्चों, लिख दिया हमने। अब इस 9 से देना है हमको 108 को, सो 108 को देखो 9 से जब दोगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, 9 1 जा 9, ठीक है, तो 1 बचेगा, एंड देन 8 को ले लोगे तो 9 2 जा 18, तो 12 टाइम्स ये पूरा पूरा चला गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 108 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 12 प्लस 0। तो बच्चों क्या हुआ यहाँ पे, इन दोनों का जो HCF आया, इन दोनों का HCF कितना आया, 9 आया, ठीक है। अब ये 9 और 441 में हम निकाल लेंगे। देखो इन दोनों का HCF तो हमको 9 पता चल गया, ठीक है। अब कौन से, अब हम फोकस किस पे करेंगे, अब फोकस करेंगे 9 और 441 पे, कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर कौन सा है, इसका और इसका कॉमन फैक्टर क्या है। अब वो कैसे निकालेंगे, तो फिर से हमारे पास तरीका तो वही है, देखो इसका तो रिमाइंडर आ गया 9, ठीक है, वो सॉरी इसका तो HCF आ गया 9, HCF आ गया 9। तो अब 9 और 441 में देखो, अब एक नया क्वेश्चन अगर आप देखो तो वो ऐसा बन गया कि हमारे पास 2 नंबर है, 9 एंड 441, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम 441 को बनाएंगे अपना डिविडेंड और 9 से करेंगे डिवाइड। तो जब 9 से डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा, 9 4 जा 36, ठीक है, कितना बचेगा 8 और 1, तो 9 9 जा 81, तो ये 0 हो गया। मतलब इन दोनों का भी HCF कितना आया, 9, इन दोनों का भी HCF कितना आया, 9। सो इसका भी HCF 9 है और इसका भी HCF 9 है, तो मतलब हमारा जो फाइनल आंसर हुआ, फाइनल आंसर HCF कितना होगा, 9 ही होगा, ठीक है। फाइनल HCF कितना होगा, 9 होगा। तो दोनों का निकल के, और ज्यादातर केस में यही होता है कि इन दोनों से जो आपने HCF निकाला 2 बड़े वाले का, वो जो HCF है वो दूसरे का होगा ही होगा, ठीक।
लेकिन ऐसे रख नहीं देना कभी भी कि पता चला हाँ आपने बोला था तो हमने ऐसे ही रख दिया। डिवाइड करके दिखाना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फुल डिवाइड हुआ, मतलब इसका आंसर भी क्या हुआ 9। इन दोनों का HCF भी क्या हुआ 9 हुआ, तो फाइनल है, ठीक है। इसका भी 9 है, इसका भी 9 है, तो आंसर हमारा 9 हो गया। तो समझ में आई ये बात कि क्या है, डिवीजन लेमा से डिवीजन एल्गोरिदम बना सकते हैं और डिवीजन एल्गोरिदम से हम 2 नंबर या 3 नंबर का HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि ये एल्गोरिदम है, 2 नंबर्स को यहाँ पे डिफाइन कहा जा रहा है कि कोई 2 नंबर A एंड B हैं तो हमें 2 नंबर Q एंड R मिलते हैं, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है। देखो, किसी चीज को डिफाइन करने के लिए हमें प्रॉपर एक चीजें लेनी पड़ती है, बट उसको हम और भी कई तरीके से यूज कर सकते हैं, ये हमें सोच के चलना चाहिए। तो 3 नंबर है तो हम तीनों को भी निकाल सकते हैं, बट पहले हम 2 बड़े वाले ले लेंगे, उन 2 बड़ों का जो HCF मिलेगा उससे हम तीसरे को भी फाइंड आउट कर लेंगे। डन? समझ में आया? ठीक है। तो अगर समझ में आ गया है तो इसकी प्रैक्टिस करना है, सिंस ये आपके फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट क्लास है। हर सैटरडे आपको आपके 10th क्लास के वीडियोस मिलेंगे और हर ट्यूसडे आपको 9th क्लास के वीडियोस। तो आपके जो भाई बहन है 9th क्लास में है या फिर जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको भी वहाँ पर ज्वाइन करा सकते हैं। चैनल का नाम है मैथ्स पायरेट, जाके सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिले तो नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप भूल जाओ तो भी क्लास को अटेंड कर लो। यस, जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है, जो मुझे इंप्रूवमेंट करना है, आप मुझे कमेंट करके बताओ ताकि मुझे और अच्छा लगेगा और मुझे थोड़ा सा प्रमोशन भी मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू स्टडी एंड एंजॉय।